हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे और आप लोगों की जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है वो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है। आप लोगों के लिए जो है आज जीव विज्ञान का जो अंतिम लेसन था, आनुवांशिकता, उस लेसन का जो है एनसीईआरटी कंप्लीट नोट जो है वो लेकर आए हुए हैं। तो जो है आइए देखते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। इस ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस लेसन से बायो में जो है क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है। तो जो है आइए देखते हैं इस लेसन के बारे में। ठीक है। आनुवांशिकता जो है ये जो है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जो है जो प्रयोग किया, ठीक है, और जो बताया इस लेसन में यानी इस पाठ में आपके, उन्होंने ज्यादातर मेंडल ने किया। ठीक है। उन्हीं के प्रयोग भी इसमें है, उन्हीं के सिद्धांत भी हैं। उन्होंने किस पर प्रयोग किया, क्या किया, कहाँ के थे, ये सारी चीजें जो है अभी आप लोगों के सामने विश्लेषण में आएंगी। ठीक है। यानी जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में, आनुवांशिकता के बारे में। ठीक है। आनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है। तो जो है इस आनुवांशिकता के बारे में हम लोग जानेंगे। लेसन ये है आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है। यानी जो आनुवांशिकता है वो, और जो उससे संबंधित जो जैव विकास होता है उसके बारे में। अब जो है पहला पॉइंट आता है आनुवांशिकी। ठीक है। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है आनुवांशिकी। जो है आनुवांशिकी जो है, इसके अंतर्गत जो हम क्या क्या जानेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले तो एक वंशावली यानी जो अपने वंशागत, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे आनुवांशिकी के अंतर्गत। और दूसरा हम याद करें, उसमें सीखेंगे, जानेंगे विभिन्नता। ठीक है। और विविधता, यानी चाहे विभिन्नता कहिए चाहे विविधता कहिए। ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक। तो जो आनुवांशिकी है इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे आनुवांशिकता, वंशागत, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। और जानेंगे विभिन्नता एवं विविधता, ये जनक और संतत के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। इसके बारे में हम लोग जो है अब आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो इसमें पहला है कि जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है, पहला ये शारीरिकी कोशिका में आती है। ठीक है। जो शारीरिक कोशिकाओं की विभिन्नताएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, शारीरिकी कोशिका में आती हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती, जैव विकास में सहायक नहीं होती, इनमें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है इन्हें। उदाहरण के लिए जैसे कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना। अब जैसे मान लीजिए कि किसी का जन्म हुआ और उसके बाद में वो अपने कान को छिदवा ले, उसमें कान में बाली पहन ले, या कोई उसमें अपने शरीर के अंतर अंदर जो है बाहर से कोई परिवर्तन कर दे, तो वो जो है लक्षण उसके आने वाली पीढ़ी में नहीं जाएगा। यानी तुम्हारा कान छेदा हुआ है तो उसका कान नहीं छेदा रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है। लेकिन ये जो जनन कोशिका में भिन्नता है, ये जनन कोशिका में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, जैव विकास में सहायक होती है। इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है, जैसे मानव के बालों का रंग, मानव शरीर की लंबाई। जैसे हमारे बाल जो है काले हैं तो हमारी जो आने वाली संतति होगी उसके भी बाल काले होंगे। हमारी हाइट बड़ी है तो आने वाले संतति की हाइट जो है, लंबाई जो है बड़ी होगी। हम गोरे हैं तो वो भी गोरे होंगे। ठीक है। यानी ये जो है आनुवांशिक लक्षण होता है। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, विभिन्नता, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ठीक है। यानी विभिन्नताएं कम होंगी, डीएनए प्रतिकृति का समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं, विविधता अपेक्षाकृत अधिक होंगी। क्रॉस संकरण के दौरान गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा, म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। ठीक है। इस प्रकार से इसमें इतनी विभिन्नताएं आ सकती है। उसके बाद में फिर है विभिन्नता के लाभ जो है। ठीक है। विभिन्नता के जो है लाभ कौन कौन से होंगे। ठीक। विभिन्नता के जो है वो लाभ कौन कौन से होंगे उसके बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं। ठीक है।
तो पहला है विभिन्नता का लाभ कि प्रकृति की विविधता के आधार पर विविधता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास का आधार बनाता है और स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाल मानव समिष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन होते हैं। यानी तंत्र जो है जुड़े कर्णपाल और समिष्ट में पाए जाने वाले दोनों जो ये परिवर्तन होते हैं, ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, मानव में पाया। मेंडल का योगदान अब जो है इसके बारे में जानेंगे, जो इस लेसन में यानी जो ये आपका पाठ है, ठीक है, इस पाठ में जो मेंडल ने अपना योगदान दिया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। पहला जो है इन्होंने और कुछ बताया कि मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है आनुवंशिकी, ठीक है, आनुवंशिकी के जनक कौन है, तो उनके जनक कौन है, मेंडल। ठीक है, इस चीज को भी आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे के विप्रयासी यानी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ प्रयोग किए, उन प्रयोगों के आधार पर जैसे पहला लिया लक्षण, प्रभावी विश्लेषक और अप्रभावी विश्लेषक। बीज का आकार चुना, बीज का रंग चुना, फूल का रंग चुना और फली का आकार। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 पॉइंट उन्होंने चुना। तो बीज के आकार में गोल लिया, ठीक है, पीला लिया, बैगनी रंग लिया और फूली हुई। अप्रभावी विशेषण में झुर्रीदार, हरा, सफेद और सिकुड़ी। इस प्रकार से इन्होंने इतने प्रकार से जो अपनी वैरायटियों को चेंज किया। उसके बाद में जो है और उसमें जो प्रभावी बिंदु लिए इन्होंने वो कौन कौन से लिए, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति और पुष्प की स्थिति। ठीक है, ये जो है यानी दोनों में अलग अलग लिया ना, एक अच्छे पौधे लिए, एक अति अंत यानी जो है बौना पौधा छोटा लिया, एक लंबा पौधा लिया, एक बिल्कुल छोटा पौधा बौना लिया। तो दोनों में जो है पुष्प की स्थिति कैसी रहेगी वो 2 बार इसीलिए उन्होंने रखा। जो है मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के विपर्य विशेषकों को 7 प्रकार से जोड़े। पहला है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। अच्छा, मेंडल ने जो है इस मटर के पौधे का ही क्यों चयन किया, ठीक है, मटर के पौधे, मटर के पौधे का ही जो है चयन क्यों किया। ठीक है, तो ये पहला इसमें यह था कि इसकी जो समय सीमा थी, ठीक है, मटर कम समय में तैयार होता है, तो जो समय इसकी सीमा है वो क्या है, कम है। ठीक, पौधा जो होता है ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसको भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये पौधा जो है ज्यादा बड़ा भी नहीं होता, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया। फिर है इसका पहला पॉइंट कि मटर के पौधों में विप्रयासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जो उनके लक्षण होते हैं वो बहुत ही अतिशीघ्र दिखाई पड़ते हैं। इनका जीवन में काल छोटा होता है, यानी इनका जो जीवन काल होता है वो कम समय का होता है। ठीक है, सामान्यतः स्वपरागण होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जाता है। अधिकतर मटरों में स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से भी उनमें जो है हम कुछ दवाओं का उपयोग करके और भी कोई विधि का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं कि उनमें हम पर परागण भी करवा सकते हैं और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बन जाता है। जैसे एक पौधा अगर मटर का आपने लगा दिया तो उसमें कम से कम आपको अगर नहीं ज्यादा तो इतना मान के चले कि 50 20 तो निकल ही आएंगे, यानी आपको नेक्स्ट टाइम 50 पौधे तैयार मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बीज से 50 पौधों को तैयार कर सकते हैं अगर मिनिमम इतना ही माना जाए तो।
उसके बाद में जो है अब इन्होंने जो है कुछ जो है अपने इसमें शब्दावलियों का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, उन शब्दावलियों के बारे में भी जान लेते हैं। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के 7 विपर्याय व्यासक विशेषक जो थे, पहला था कि तने की ऊंचाई, लक्षण, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग, ये 7 बिंदुओं को उन्होंने क्या रखा, ध्यान में रखा। और विपर्यास विशेषक में लंबा बौना, बैगनी सफेद, अक्षीय सख्त, फूला सिकुड़ा, हरा पीला, गोल मुरझाया, पीला हरा, ये जो है ये लक्षण में 7 थे और ये विपर्यास विशेषक थे। ठीक है, जो उन्होंने बिंदु अपनाई थी, एकल संकरण यानी मटर के 2 पौधे के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस संकरण को एक संकर क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण, लंबे पौधे तथा बौने पौधे के मध्य संकरण होता है। ठीक है, जो लंबा पौधा होता है और जो बौना पौधा होता है उनके मध्य में क्या होता है, संकरण कराया, तो उसको उन्होंने क्या कहा, एकल संकरण कराया। यानी लंबे पौधे को डबल कैपिटल टी से ऐसे, यानी इन्होंने टैग को अपनाया। ठीक है, उसको दर्शाने के लिए, यानी डबल कैपिटल टी को क्या रखा, लंबा पौधा, लंबा पौधा। और जो स्मॉल कैपिटल टी था उसके लिए क्या रखा, बौना, बौना। ठीक है, ये दो इन्होंने टैग बनाया कि जो लंबा वाला रहेगा उसको डबल टी से, इस कैपिटल लेटर का डबल टी, और जो छोटा पौधा है उसके लिए जो है स्मॉल लेटर का डबल टी, ये अपनाया। ठीक है, अब उन्होंने जब संकलन कराया तो क्या हुआ कि जो कैपिटल लेटर का टी था वो और एक स्मॉल लेटर का टी, जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो एक कैपिटल एक टी बन गया। ठीक है, यानी बना कैसे देख लीजिए, यहाँ पे कैपिटल टी, कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, अब जो है फिर ये था आपका लंबा पौधा और ये था आपका बौना पौधा, ये था आपका बौना पौधा। ठीक है, तो जो है एक ये टी, ठीक, यानी यहां से ले लीजिए कैपिटल टी और यहां से ले लीजिए एक ये कैपिटल टी। ठीक है, अब ये जो है यहां से ले लीजिए स्मॉल टी और यहां से ले लीजिए ये स्मॉल टी। ठीक है, तो अब जो है एक दोनों आपस में क्रिया कैसे कर रहे हैं, यानी दोनों आपस में ये मिल कैसे रहे हैं, तो जो ये था यानी ये स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, ठीक, ये ऐसे बन गए। ठीक है, और उसके बाद में यहां से ये कैपिटल टी, ठीक, और यहां से ये स्मॉल टी, ऐसे बन गए। उसके बाद में फिर जो था ये कैपिटल और ये स्मॉल, ये बन गया। ठीक है, और उसके बाद में ये कैपिटल और ये स्मॉल ऐसे बन गया। ठीक है, यानी जो उनमें ये परिवर्तन इस प्रकार से होता चला गया। ठीक है, यानी सभी पौधे क्या हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सभी लंबे पौधे हो गए। इनको F1 PD1। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला पॉइंट है अवलोकन, इन्होंने क्या किया। ठीक है, अब इन्होंने उसमें जो है अवलोकन किया कि हमको क्या रिजल्ट मिला, उसके बारे में जो है, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया अवलोकन में कि प्रथम संतति यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे व 1/4 बौने पौधे थे, यानी लमसम मान के चलो कि तिहाई हिस्से पौधे जो थे वो क्या थे कि लंबे थे और 1/4 यानी एक हिस्से पौधे जो थे वो क्या थे, बौने थे। ठीक है, फिर जीनोटाइप यानी एक शब्दावली इन्होंने अपनाई थी जीनोटाइप F2 के लिए, उसको बताया 3:1 यानी 3 लंबे पौधे 1 बौना पौधा। जीनोटाइप में इन्होंने एक रेशियो अपनाया था। ठीक है, जीनोटाइप
इसमें एक रेशियो अपनाया था 3:1। ठीक है, यानी 3 पौधे, इसका मतलब क्या है कि जो 3 पौधे थे वो क्या थे, लंबे थे, और एक पौधे उनमें से क्या था, बौना था। एक पौधा उसमें से क्या था, बौना था। तो ये इन्होंने क्या अपनाया था, रेशियो अपनाया। ठीक है, तो जीनोटाइप या 3 में 1:2:1 का मतलब क्या था कि जो है ये लंबा पौधा 1, बौना पौधा 2, और उसके बाद में सबसे बौना जो था वो 1। निष्कर्ष इसका क्या निकला कि कैपिटल डबल टी व कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, यद्यपि स्मॉल डबल टी बौना पौधा। टी एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी दोनों प्रतियां डबल स्मॉल टी होनी चाहिए। टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, टी जैसे लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। फिर आया द्विसंकरण। द्विविकल्पीय संकरण में एक जनक लिया, पीढ़ी विभुमक, पीढ़ी F1, ठीक है, पीढ़ी F2। इसमें गोला पीला लिया, यानी गोल पीला रंग का लिया, उसको कैपिटल R और वाई से दर्शाया। ठीक है, यानी जो गोल पीला लिया, बीज का आकार कैसा था, गोल था, यानी गोलाकार था बिल्कुल। ठीक है, और रंग उसका कैसा था, पीला। ठीक, और इसको क्या माना इन्होंने, कैपिटल आर। और ठीक है, तो ये संरचना जो है आपके अंदर बनी, यानी जब इसका इसका मिश्रण करवाया गया, ये उसमें क्या होते गए, परिवर्तन होते गए। ठीक है, उसके बाद में जो है अब जो है यह तो गोल पीले और पीले बीज 9, गोल हरे बीज 3, झुर्रीदार पीले बीज 3, झुर्रीदार हरे बीज 1। ठीक है, यानी आप में इस प्रकार से उनमें अगर मान लीजिए कि 9, 3, 12, 3, 15, 16, ठीक है, अर्थात अगर 16 दाने निकले तो 16 में जो 9 थे वो क्या थे, गोल पीले थे, और 3 क्या थे, गोल हरे थे। ठीक है, और फिर 3 क्या थे, झुर्रीदार पीले थे, और एक ऐसा क्या था उनमें झुर्रीदार हरे बीज वाला था। ठीक है, यानी इतना उसमें क्या हो गया, परिवर्तन होता चला गया। इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति और रंग को स्वतंत्र वंशानुगत हुई लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करता है, कोशिका के डीएनए। जीन डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, जो जीन है वो डीएनए की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सूचना का स्रोत प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है, एंजाइम व हार्मोन। जीन टी प्रभावी, जीन टी अप्रभावी एंजाइम की दक्षता से और एंजाइम का कम दक्षता से कार्य करना। पर्याप्त मात्रा में, अपर्याप्त मात्रा में, लंबे पौधे, बौने पौधे। लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारण है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, उदाहरण जैसे घोंघा। और कुछ प्राणियों में जैसे मानव में लिंग निर्धारण लिंग सूत्र पर निर्भर करता है, जैसे यक्ष यक्ष मादा तथा वाई यक्ष वाई नर। ठीक है, ये चीज। उसके बाद में है मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, जो मानव है उनमें कैसे होता है लिंग निर्धारण, यानी लैंगिक गुणसूत्र युग्मक। ठीक है, यानी नर को क्या माना गया, नर को माना गया यक्स और वाई। ठीक है, इसको माना माना गया, मान लीजिए मेल है। ठीक है, और मादा वाले को अर्थात फीमेल को माना गया यक्स और यक्स, यानी इसमें यक्स गुणसूत्र, यक्स यक्स गुणसूत्र है, और इसमें क्या है, यक्स वाई गुणसूत्र। ठीक है, अब जो है कब लड़की होगा और कब लड़का होगा इसके बारे में आप लोग जानें। ठीक है, तो सीधा सीधा यानी जब यक्स यानी मेल का ये गुणसूत्र, यक्स और फीमेल का ये गुणसूत्र यक्स। ठीक, ये जो 23वां गुणसूत्र मिलेगा यक्स यक्स। ठीक है, जब ये गुणसूत्र मिलेगा
यक्स यक्स, तो क्या होगा, फीमेल अर्थात लड़की, क्या होगी, लड़की। ठीक है। अब फिर उसके बाद में जब ये 23वां गुणसूत्र, देखो 22 जोड़ी गुणसूत्र, गुणसूत्रों की जो संख्या होती है इसको भी बता दे। ठीक है, अभी इसको कर लीजिए तब उसके बाद में। ठीक है, इधर से y और इधर से यक्स। ठीक, अब ये यक्स वाई विपरीत है, तो अब क्या हो जाएगा, लड़का। अब क्या होगा, लड़का। ठीक है, जो है, जो ये गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, गुणसूत्र जो है ये कितने होते हैं, 22 जोड़ी, 22 जोड़ी अर्थात 44। ठीक, और जो 23वां गुणसूत्र होता है, 23वां 23वां जो गुणसूत्र होता है, 23वां गुणसूत्र, ठीक है, वही क्या करता है, लिंग निर्धारण करता है। ठीक, लिंग निर्धारण करता है ये कि लड़का होगा कि लड़की। ठीक, वही लिंग निर्धारण करता है। अब ये क्या करेगा कि जो 23वां गुणसूत्र है वो जब लड़का और लड़की का निर्धारण करेगा, तो ये सिर्फ जो है मेल में पाया जाता है, यानी पुरुष में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पुरुष में। और ये जब निषेचन क्रिया के पश्चात, इसके निषेचन क्रिया जब होती है, यानी प्रजनन क्रिया जब होती है, तो उसके पश्चात में जब ये फीमेल में जो है प्रवेश करता है, ठीक है, यानी शुक्राणु के रूप में जब प्रवेश करता है, तो वो उसमें क्या करते हैं, जायगोट का निर्माण कर देते हैं वनज का। ठीक है, और उसके बाद में वहां पे यक्स वाई मिलकर क्या बना देते हैं, लड़का। यक्स वाई मिला तो लड़का हो गया, और यक्स यक्स मिला तो लड़की हो गई। ठीक, बस। और जो फीमेल होता है उसमें एक ही प्रकार का जो है गुणसूत्र पाया जाता है। उसके बाद में फिर आता है अगला टॉपिक, इसका निष्कर्ष। अब जो है इसके निष्कर्ष में जो है, यानी हरे भृंगों को प्राकृतिक चयन का फायदा हुआ, क्योंकि वह हरी झाड़ियों से दृश्य नहीं थे। ये प्राकृतिक चयन कौओं द्वारा किया गया। प्राकृतिक चयन भृंग समिष्ट में अनुकूल दशों में है, जिससे समिष्ट पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। ठीक है, लाल भृंगों का समूह जनन द्वारा रंग में परिवर्तन। सभी भृंग लाल होते हैं, एक नीला भृंग, केवल एक नीला जनन के लिए और एक नीला भृंग जनन के लिए। लाल भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी, नीले भृंगों की संख्या में बढ़ोतरी। कौवे लाल तथा नीले भृंगों को पहचान कर खा जाते हैं, भृंगों की संख्या में कमी आ जाती है। लाल भृंग नीले से अधिक होता है, अचानक हाथी आता है और भृंगों सहित झाड़ी को रौंद देता है। संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं। निष्कर्ष, रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। ये संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समिष्ट बच गई, इससे समिष्ट का स्वरूप बदल गया था। छोटी समिष्ट में दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती है, जबकि उनका उत्तर जीवित सिर्फ कोई लाभ न। ठीक है, ये जो है एक निष्कर्ष था एक कहानी के रूप में। ठीक, फिर है स्थित, यानी जो रीजन था उसमें ये रीजन कौन सा है, यानी लाल भृंगों का जो समूह था, भृंगों के आवास अर्थात झाड़ियों पादप रोग लग जाता है, और भृंगों के औसत भार में पोषित की वजह से कमी आ जाती है। भृंगों की संख्या में निरंतर गिरावट आ जाती है, अर्थात जब उनमें रोग लग गया, उनको रौंद डाला गया, तो उनमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमी होता जा रहा है। पौधों का रोग समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष,
भृंगों की जनसंख्या में कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं आता। जनसंख्या में कुछ प्रभाव समय के लिए पर्यावरण के कारण आया। उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण। उपार्जित लक्षण एवं अनुवांशिक लक्षण किसे कहा जाता है? तो वह लक्षण जो जीवों द्वारा अपने जीवन में प्राप्त किए जाते हैं उपार्जित कहलाते हैं। ये जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाते, अगली पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित नहीं होते। नंबर 3, जैव विकास में सहायक नहीं होती। उदाहरण के लिए अम्लपोषित भृंग के ढाल में। ठीक है। अनुवांशिक लक्षण, ये लक्षण जीवों की वंशानुगत प्राप्त होते हैं। ये जनन कोशिकाओं में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जैव विकास में सहायक है। उदाहरण के लिए मानव के आंखों व बालों के तरह। जाति उद्भव किस प्रकार होता है? तो जीन प्रवाह का पहला पॉइंट कौन सा है? जीन प्रवाह। ठीक है। उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं हो पाते किंतु आंशिक रूप से अलग। ठीक है। किंतु आंशिक रूप से वो क्या है? अलग है। उसके बाद में फिर जो है उपसमिष्ट में आता है, यह इसको माना गया x1 और उपसमिष्ट अप्रभासी को माना गया x2। यानी जो स्थानीय है उनको किससे दर्शाया गया? x1 से। यानी इनको क्या माना गया? स्थानीय। यानी इसको कहते हैं लोकल, वहां के निवासी। और x2 को क्या माना गया? अप्रवासी। अप्रवासी माना गया। ठीक है। यानी बाहर वाले। ठीक। जनन के लिए यानी जीन प्रवाह स्थानीय समिष्टि में विभिन्नता आ गई। अब जो बाहर के लोग थे, बाहर की जंतुएं थी, वो प्रवासी थी। उन्होंने किसी कारणवश जो है जनन प्रक्रिया कर ली लोकल वाले से या स्थानीय से, तो उनमें क्या हो गई? विभिन्नता उत्पन्न हो गई। अनुवांशिक विचलन, किसी एक समिष्टि के उत्तरोत्तर पीढ़ी में जीन्स की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का होना आता है। प्राकृतिक चुनाव, वह प्रक्रम जिससे प्रकृति उन जीवों का चुनाव कर बढ़ावा देती है, बेहतर अनुकूल करते हैं। भौगोलिक पृथक्करण, जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण आता है। इसे दो उपसमिष्ट के मध्य अंतर जनन नहीं हुआ। आनुवांशिक विचलन, समिष्ट जड़ यानी तीसरा पॉइंट माना गया। उपसमिष्ट जड़वन भौगोलिक रूप से विलग नदी, पहाड़ इत्यादि में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण उपसमिष्ट जड़1 तथा उपसमिष्ट जड़2। आनुवांशिक विचलन होता है, प्राकृतिक विचलन होता है। उपसमिष्ट और उपसमिष्ट जड़2 अंतर जनन में असमर्थ यानी नई स्थिति। आनुवांशिक विचलन का कारण यदि डीएनए में परिवर्तन पर्याप्त है तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन चाहिए। ठीक है। उसके बाद में फिर आता है विकासीय संबंध योजना। जो विकास से संबंधित योजनाएं की जाती हैं वो कौन कौन सी योजनाएं जो है अपनानी चाहिए, कौन कौन सी योजनाओं को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो विकासीय संबंध योजना है पहला, एक है समजात अभिलक्षण। ठीक है। यानी विभिन्न जीवों में ये अभिलक्षण जिनकी आधारभूत संरचना लगभग एक समान होती है, यद्यपि विभिन्न जीवों में उनके कार्य विभिन्न होते हैं। ठीक है। उनकी लक्षण, उनकी संरचना तो समान होती है लेकिन जो है लगभग उनके जो कार्य होते हैं वो सब क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के जैसे पक्षी, सरीसृप, जल स्थल चर स्तनधारियों के पदों में आधारभूत संरचना एक समान है, किंतु ये विभिन्न कशेरुकी जीवों में भिन्न भिन्न कार्य के लिए जाने जाते हैं। जैसे किसी का कार्य उड़ना है, किसी का कार्य रेंगना है, किसी का कार्य जो है उछलना है। समरूप अभिलक्षण, वह अभिलक्षण जिनकी संरचना व संगठनों में अंतर होता है। सभी की उत्पत्ति भी समान नहीं होती किंतु कार्य समान होता है। सबका जो उत्पन्न होने का जो प्रोसेस होता है वो एक जैसा नहीं होता, समान नहीं होता, लेकिन उनमें जो है अंतर होता है। यह जीवाश्म, जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूखकर कठोर हो जाए, जैसे अमोनोनाइट जीवाश्म आकशेरुकी, ट्राइलोबाइट जीवाश्म आकशेरुकी, नाइटिया जीवाश्म मछली, राइजोसौरस जीवाश्म डायनोसॉर। जीवाश्म कितने पुराने हैं? तो खुदाई करने पर पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षाकृत अधिक नर होते हैं। नंबर 2,
फॉसिल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया गया। ठीक है, यानी जब जीवाश्मों की खुदाई की गई तो उनका जो है शोधन किया गया और उस शोधन के आधार पर जो है उनके टाइम पीरियड को यानी समय को बताया गया कि कैसे जो है कि कितने दिनों की है। विकास एवं वर्गीकरण में जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना निकट होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी अत्यधिक समान पूर्वजों से हुआ होगा। जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद में फिर है विकास के चरण, यानी जो विकास के चरण हैं यानी हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विकास का जो चरण यानी क्रम से कैसे किस प्रकार से विकास शुरू हुआ उसके बारे में। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। योग्यता को लाभ, आंख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, यह क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। जैसे पॉइंट पहला है, प्लेनेरिया में अति सरल आंख होती है, कीटों में जटिल आंख होती है, मानव में द्विनेत्री आंख होती है। यानी मानव में हम लोगों में जो आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, द्विनेत्री होती है। गुणता के लाभ यानी गुणों में पंखों का विकास, पंख ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोग किए गए। पहले इनका उपयोग किस लिए किया जाता था, ठंड से बचने के लिए, लेकिन बाद में अब क्या हो गया कि उसका उपयोग पक्षी उड़ने के लिए करने लगे और कार्य उनका बदल गया। उदाहरण में डायनासोर के पंख थे पर पंखों से उड़ने में समर्थ नहीं थे, पक्षियों के परों को उड़ने के लिए अपनाया। कृत्रिम चयन, बहुत अधिक भिन्न भिन्न दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प में विकसित हो सकती हैं। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसे चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की गई, इसे कृत्रिम चयन कहते हैं। नहीं, पहले यही गोभी थी तो वो एक जंगली पौधा था, वो इतने मानती, लेकिन आज इसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। उसके बाद में जो है आणविक जाति वृत्त, ये इस विचार पर निर्भर करता है कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना, दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचरित होती है। मानव विकास के अध्ययन के मुख्य लक्षण यानी उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रम का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन, मानव प्राचीनतम सदस्य अफ्रीका मूल में खोजा गया। ठीक है, अर्थात फिलीपींस, इंडोनेशिया के द्वीपों में, पश्चिमी एशिया में, मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न समूहों कभी आगे व पीछे गए, समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, कुछ वापिस आकर परस्पर मिल गए। यानी जब उनमें परिवर्तन होने लगा यानी वो इधर उधर जाने लगे तो कुछ आगे बढ़कर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ उधर चले गए, कुछ वापस अपने स्थानों पर लौट आए, तो इस प्रकार से उनमें जो है क्या होता गया, परिवर्तन होता गया। आनुवांशिकी की परिभाषाएं यानी जीन, मेंडल ने जीन को कारक कहा। मेंडल ने, अगर अब आप में ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि मेंडल ने जो है जीन को क्या कहा, ठीक है, ऐसे पूछिएगा 20 से क्वेश्चन कि मेंडल ने जीन को क्या कहा, तो क्या कहा उन्होंने, कारक, यानी आपका आंसर क्या होगा, कारक। ठीक है, जीन ने, वो मेंडल ने जीन को क्या कहा, कारक। फिर है उग्म विकल्पी यानी अलील, विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ी को युग्म विकल्पी यानी एलील कहा जाता है। ये एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। ठीक है, जो इन्होंने कुछ चीजों को अपनाया था, कुछ जो है शब्दों को। फिर है इसमें विषम इम्यूनिटी यानी हेटेरोजाइगस, वह जीव जिनमें विपरीत विशेषज्ञ के अलील होते हैं उनको कैपिटल टी स्मॉल टी, और सम इम्यूनिटी यानी होमोजाइगस
वो जीव जिनमें समान विशेषक एलील होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्रभाविता डोमिनेंस वो जीन जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। अप्रभावी रेसिव वो जीन जो प्रभावी जीन के समकक्ष प्रकट नहीं होता। जीन प्रारूप जीनोटाइप जीव का जीन वह आधार पर प्रारूप जैसे डबल टी कैपिटल का और डबल टी स्मॉल का। दृश्य प्ररूप यानी फिनोटाइप जीव का बाहरी दृश्य के आधार पर जैसे लंबे पौधे बौधे पौधे। सूक्ष्म विकास, ठीक है, छोटे क्षेत्र में होने वाला विकास, उदाहरण जैसे भृंगों के शरीर के रंग में परिवर्तन, जो भृंग थे उनके शरीर के रंगों में जो होने वाला परिवर्तन था वो क्या था, सूक्ष्म विकास। स्पीशीज जनसंख्या में समान जीवों का समूह जो आपस में निषेचन कर उत्पादक जीव बनाता है, स्पीशीज कहलाता है। गुणसूत्र धागे जैसी संरचना जो कोशिका के केंद्र में पाई जाती है, जिसमें कोशिका की आनुवांशिक सूचना होती है। डीएनए डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल ये गुणसूत्र में उपस्थित होता है। इसमें एक दो शब्द आया, एक है जीनोटाइप, जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप, फिनोटाइप। ठीक, अब जीनोटाइप का मतलब है ये हमारे शरीर के आंतरिक यानी हमारा जो शरीर है इसमें होने वाला जो आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, ये हमें आंतरिक परिवर्तन को दिखाता है। ये ऊपर से नहीं दिखेगा, ये आंतरिक होता है, ठीक है। और फिनोटाइप क्या है, बाहरी परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो बड़ा लंबा चौड़ा मोटा ताजा है, अब हम उसको देखें तो देखकर हम उसको परेशान हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, ठीक है, कि वो कैसा होगा। ठीक है, जब हम उससे बात किए तो उसका स्वभाव कैसा है, बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार है, ठीक है, तो किसके अंतर्गत आ गया, जीनोटाइप। ठीक है, बाहर से वो कैसा दिख रहा था, मोटा लंबा, ठीक है, तो ये था उसका फिनोटाइप। लेकिन जो उसका स्वभाव अच्छा था ये उसके जीन में है, उसके स्वभाव में है, तो ये था उसका जीनोटाइप। ठीक है, ये जो है आपका लेसन आनुवांशिकता वाला ये पूरा वेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसका जो नोट था वो बहुत ही एनसीईआरटी पर था पूरा टोटल, और सरल तरीके से बनाया गया था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों के जो है समझ में जो है ये आया होगा खूब अच्छे से। ठीक है, और थोड़ा आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, इधर उधर अब इस समय जो है ज्यादा डिस्टरबेंस में मत रहिए। ठीक है, क्योंकि जो है मेहनत आप लोग करते रहेंगे तो एक दिन जो है आपको सफलता मिलेगी, ये तो तय है। ठीक है, और अगर सिर्फ वैसे जो है रहेंगे कि हाँ बस चलने दीजिए किसी तरीके से हम लोग पास हो लेंगे ऐसा वैसा, तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं। ठीक है, आप मेहनत करेंगे तभी जो है आपको अपनी मंजिल मिलेगी, क्योंकि जो है आप लोगों को बता दें कि मंजिल उन्हीं को मिलती है इनके हौसलों में उड़ान होती है। ठीक है, इनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है इनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, तो आप लोग अपने हौसले को अच्छे से बना कर रखिए, बनाए रखिए। बाकी जो हमारी इच्छा है हम जो करेंगे, तो हमारी तो सोच ये है कि यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। इसीलिए निःशुल्क यूट्यूब पर क्लास चलती है। ठीक है, ऐसी क्लास पूरा कंप्लीट नोट्स निःशुल्क, किसी का नहीं आता, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक नहीं कई वीडियो आप कई क्लास खोलकर देखिए, बस एक खूब अच्छे से तैयार करके खूब मेंटेन करके एक वीडियो डाल देंगे सिर्फ लुभाने के लिए। अच्छा, हम थोड़ा लुभाने वाला चीज ऐसा कुछ रखते नहीं है, सिंपल आदमी है साधारण, तो सिंपल तरीके से वीडियो बनाकर डाल देते हैं। आपको पसंद आएगा तो आप देखेंगे, लेकिन हाँ ये चीज जानिए कि एक को रेट बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी रहता है। ठीक है,
और हम भी देखते हैं वीडियो दूसरे का, और वीडियो बना के डाल देंगे यूट्यूब पर, थोड़ा सा बहुत अट्रैक्टिव करके। बाकी जब आप उनका एप्लीकेशन लेंगे, पेड कोर्स लेंगे, तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन हमारे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये से लेकर जेड तक टोटल निःशुल्क मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। प्रैक्टिस सेट भी फ्री होता है। नोट्स जो बनाकर हम यहाँ पर अपलोड करके पढ़ाते हैं, वो भी आपको निःशुल्क मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग क्लास को मिस मत किया कीजिए, पूरा देख लिया कीजिए, ताकि जो है अगर उसमें से एक भी बच्चा सफल हो गया तो हमारा ये निःशुल्क पढ़ाने का मकसद समझ लीजिए कि सार्थक है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में ये आया होगा। यदि समझ में आता है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों मित्रों में भेजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, यदि आपको लगता है तो। नहीं लगता है तो आप खुद देखकर छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसके लिए प्रेशर नहीं है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।